कैसे मार रहा है ये देख रहे हैं। ये आज हेडक्वार्टर, हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, ये देख रहे हैं, पूरा हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। बताइए, बताया जाता है ये हमास का हेड ऑफिस था, यहां सीधे आकर एयर स्ट्राइक की है इजरायली सेना ने। लेकिन एक और बड़ा कमांडर गिरफ्तार किया गया है। ये है कमांडर, ये हमास के शूरा का बड़ा नेता बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये इसे गिरफ्तार किया गया है, इजराइल के सेना ने गिरफ्तार किया है। इस तरह के कमांडर्स को, नेताओं को जो बड़ा रोल पीछे से प्ले करते हैं, उनकी गिरफ्तारी इस वक्त हो रही है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि लड़ाके मारे जा रहे हैं, इनके आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन हमास का जो सबसे बड़ा आका है वो ये इस्माइल मौज की जिंदगी जी रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहा है, मुस्लिम देशों में ठाठ से रह रहा है। अगली तस्वीर इसकी दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं, ईरान के नेताओं से मिल रहा है, दुनिया के मुस्लिम देशों के नेताओं से टच में है, मिलता है, जुलता है, ऐश की जिंदगी जी रहा है। लेकिन वहां फिलिस्तीन में लोग भी मारे जा रहे हैं, लड़ाके भी मारे जा रहे हैं, इसके आतंकी भी मारे जा रहे हैं, ये मौज में है। अगली तस्वीर दिखाई। ये देख रहे हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड विमानों से भी ये घूमता है यहां से वहां। तो सवाल यह है कि मुखिया मौज में है और लड़ाके कब्र में है। रिपोर्ट देखिए। गाजा में हमास के आतंकियों पर मौत बरस रही है। जान बचाने के लिए वो सुरंगों से सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते फिर रहे हैं। लेकिन हमास का अरबपति मुखिया आराम से विदेशों की सैर कर रहा है। वो जब मन होता है ठिकाना बदल लेता है। कभी वो अरब देश के नेताओं के साथ बैठक करता है, तो कभी कतर और तुर्की की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाता है। मतलब अरब देशों के बीच उसका रुतबा बाइडेन से कम नहीं। गाजा में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं। वो विदेश से ही रिमोट दबाता है और इजराइल पर बम बरसने लगते हैं। अब ये जितने मुखिया हैं, दरअसल आतंकवाद को उन्होंने धंधा बना लिया, बिजनेस। जब ये बिजनेस बना चुके हैं आतंकवाद को, तो एक तो बॉस होगा, तो ये बॉस है। बॉस के बारे में पहले आपको बताता हूं। देख रहे हैं, बॉस प्लेन के अंदर है, फ्लाइट में, प्राइवेट जेट में। इसका नाम है इस्माइल हानिये, हमास का ये सर्वोच्च नेता है। इस्माइल नाम है इसका, मतलब हमास का मुखिया और सुप्रीम कमांडर है ये। इजराइल पर हमले का प्लान इस्माइल का ही था। इसके आदेश पर ही इजराइल में कत्लेआम मचाया गया। हमास का सरगना इस्माइल अकूत संपत्ति का मालिक है। इसके पास करीब, थोड़ी बहुत नहीं, 16,000 करोड़ की संपत्ति है। 16,000 करोड़। इसलिए इसे हमास का अरबपति शैतान भी कहा जाता है। अरब देशों से इस्माइल के पुराने और बहुत गहरे रिश्ते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, तालिबान के चीफ से मिल रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ईरान के चीफ के साथ बैठा है। इसलिए बाकी आतंकी हमले से बचने के लिए भागते फिर रहे हैं। लेकिन हमास का मुखिया इस्माइल मौज में। कभी वो ईरान में अरब देशों के नेताओं के साथ बैठक करता है, कभी कतर के अलग अलग शहर में वो हमास के लिए बैठकें करता है, पैसा जुटाता है। इस्माइल दोहा से ऑर्डर देता है और गाजा में हमला हो जाता है। इसलिए उसे हमास का अरबपति शैतान कहते हैं। एक और तस्वीर देखिए, तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन के साथ हाथ में हाथ डाले हुए। कतर और तुर्की से इस्माइल को खास मदद मिलती है। इस्माइल और उसके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। कतर की सरकार उसके रहने खाने का इंतजाम करती है। मतलब कतर में इस्माइल के ऐश व आराम के सारे इंतजाम है। चंदे और सरकारी पैसे से हमास को फंडिंग की जाती है। इस्माइल दोहा से ऑर्डर देता है और गाजा से हमला होता है। इसलिए उसे हमास का अरबपति शैतान कहते हैं। इस्माइल जैसे सरगना जानबूझकर गाजा का विकास नहीं चाहते, ताकि गाजा के हालात दिखाकर पूरे मुस्लिम देशों से पैसा जुटाते रहे फंड के नाम पर। चंदे में मिली मोटी रकम गाजा की बजाय हमास के काम आती है। मतलब मदद में पैसे गाजा को मिले और अरबपति इस्माइल हो गया। यह है इसकी ऐशगाह। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस्माइल के बारे में आपको बता रहा था, इसका बेटा ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है कि हमास के मुखिया इस्माइल का बेटा ढेर कर दिया गया है। एक और कमांडर के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है ये इस्माइल का बेटा है। हमास चीफ इस्माइल हानिये का बेटा ढेर कर दिया गया है। इजराइल की बमबारी में ढेर हुआ है हेजम हानिये। गाजा में मारा गया है हमास चीफ का बेटा। अब मैं आपको बताऊं, चीफ का बेटा मार दिया गया, ये सबसे बड़ा जख्म होगा इसके लिए ऊपर। ये ऐसा दर्द है ये जो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। लेकिन ये जो आका है, ये आका की पूरी एक हायरार्की सिस्टम है आतंक और आतंकवाद में भी। ये आज इजराइल ने जारी की है। ये आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर तस्वीर इस्माइल की है, उसके नीचे सिनेवर है, यानी ऊपर टॉप बॉस। जैसे आपने कॉर्पोरेट दफ्तर में देखा होगा, एक बॉस होता है। आतंकवाद भी एक धंधा है, एक बिजनेस है, कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलता है। एक बॉस है, बॉस के नीचे 2-4
चेले चपाटे हैं। उसके नीचे आप देखिए, उसके नीचे वो हैं जो उस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, पैसा जुटाएंगे। और उसके नीचे देखिए कमांडर्स हैं, और कमांडर्स के नीचे लड़ाके हैं जो मरने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। ये है पूरी हायरार्की सिस्टम। ये धंधे की तरह कैसे फल फूल रहा है। उदाहरण के लिए अगली तस्वीर दिखाई। आईसिस भी इसी तरह से काम करता है। बाकायदा आईसिस में भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, आईसिस में भी एचआर होते हैं, आईसिस में भी पैसा जुटाने वाले होते हैं। अगली तस्वीर दिखाई। जैश भी ऐसे ही काम करता है। जैश में भी बाकायदा ट्रेनिंग देने से लेकर पैसा जुटाने से लेकर भर्ती करने तक सारे विभाग हैं। अगली तस्वीर दिखाई। तालिबान भी ऐसे ही काम करता रहा है। और अगली तस्वीर दिखाइए। बोको हराम का काम करने का तरीका भी यही है। अब मैं आपको दिखाऊं दुनिया के कौन कौन से बड़े देश, बहुत से देश जिसमें इस तरह के आतंकी संगठन हैं और वो कैसे काम करते हैं, इसके बाद आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं ग्लोब में, दुनिया के नक्शे में। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं इराक सीरिया में आतंकी संगठन आईसिस, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अलकायदा, और पाकिस्तान में लश्कर तैयबा भी है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में तालिबान भी है, नाइजीरिया में बोको हराम है, फिलिस्तीन में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है। अब आप देख रहे हैं ये सारे संगठन चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। क्यों, कैसे? इनका विजन एक है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ अपना धंधा चलाना है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमास के आतंकी हैं जो घुस रहे हैं इजराइल के अंदर बंदूक लेकर। उसके बाद देखिए इस गाड़ी पर अटैक किया है, गाड़ी पर बंदूकों से हमला किया। ये लड़ाके मारे जाएंगे, ये घुस गए इजराइल में, इन्हें इजरायली सेना ठोक देगी। इनका इतना ही मुकद्दर है, इतने दिन की जिंदगी है। अगली तस्वीर दिखाई। ये 6 कमांडर ढेर हो चुके, जो मैंने आपको दिखाया ये एक पिरामिड की तरह है। 6 कमांडर ढेर हो गए, ये मारे गए। इस्माइल जो आका है वो आखिरी तक जिंदा रहेगा। ये कैसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये ऊपर आप पिरामिड देख रहे हैं, पिरामिड इसी तरह का इन सब का नेटवर्क है। चाहे उस तरफ आप हाफिज सईद देख लीजिए, इधर हमास का नेता इस्माइल देख लीजिए, ये बगदादी देख लीजिए, या बिन लादेन देख लीजिए। कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह टॉप बॉस होता है इनका एक मुखिया। मुखिया अपने नीचे 4 कमांडर रखता है। जो 4 कमांडर हैं यहां तक तो मार दिए जाते हैं, मुखिया बचा रहता है, वही मौज करता है। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे 4-8 और लोग, उनमें भर्ती करने वाले, जिन्हें रिक्रूटमेंट करने वाले भी आप सुनते हैं कभी हिजबुल का रिक्रूटर मार दिया गया जो भर्तियां कर रहा था। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं भर्तियां करने के लिए। आईसिस का तो इतना काम था कि आईसिस भर्तियां भी करता था सोशल मीडिया के जरिए, एचआर भी होता था जो पैसा डिसाइड करता था। आईसिस में तो एक ब्राइड डिपार्टमेंट भी था, जो लड़ाके आतंकी वहां पहुंचते थे उनके लिए लड़कियां खोजना, दुल्हने खोजने का काम करते थे, उनके रहने का इंतजाम करते थे। ट्रेनिंग देने वाले भी कमांडर, फंड जुटाने वाले भी होते हैं, उसके नीचे सब फाइटर होते हैं, वो आतंकी जो मारे जाते हैं सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़ों की तरह। इस तरह से इनका हायरार्की सिस्टम काम करता है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, कि आतंकवाद एक मकसद और विजन का चोला ओढ़े रहता है धर्म के नाम पर, लेकिन ये एक धंधे की तरह चल रहा है, इसलिए इसे कोई खत्म नहीं कर पा रहा है, ना मुखिया खत्म करना चाहता है क्योंकि उसकी दुकान चल रही। मुद्दा क्या, वो रिलीजियस है, इकोनॉमिक है या एथनिक है। उस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए आपको लीडर चाहिए। वो लीडर जो है उसके साथ में एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन होनी चाहिए ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और जब लोग साथ में जुड़ जाएंगे, आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से आएगी? आप पैसा उगाही करेंगे, आप डोनेशंस लेंगे कि बाहर के मुल्कों से पैसा मंगाएंगे। तो इस प्रकार आप पैसा इकट्ठा करेंगे। जब पैसा आ जाएगा तो आप हथियार असला खरीदेंगे और हथियार असले का इस्तेमाल करके उस गवर्नमेंट या उस मुल्क के साथ आप लड़ने की कोशिश करेंगे जिसके खिलाफ ही आप मुद्दा चला रहे हैं। कि कोई भी बड़े मूवमेंट जो दुनिया में हुए हैं, उनका जो लीडरशिप है वो हमेशा मौज मस्ती मारता है और नीचे वाले लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है, या उनके माध्यम से उसको मूवमेंट को चलाता रहता है। तो इसलिए ये आप बिजनेस समझ के चलें। आप कहीं भी दुनिया में देख ले, चाहे आईएसएस हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो इस कार्रवाई के तहत पैसे की उगाही कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और आगे चल के उसका जो है नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दत्ता साहब जो बात कह रहे हैं, मारा कौन जा रहा है? आम सिविलियन, आम नागरिक, फिलिस्तीन में रहने वाला आम इंसान मारा जा रहा है, बेघर हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, आतंकी मौज में है, आका विदेश में है, लोग गाड़ियों से निकल कर जा रहे हैं दक्षिणी गाजा की तरफ। दक्षिणी गाजा पर पहुंचने के बाद वो इजिप्ट की तरफ देख रहे हैं, मिस्र की तरफ इस नजर से देख रहे हैं कि शायद उन्हें अंदर बुला ले। देख रहे हैं ये मिस्र के बॉर्डर पर बहुत से ट्रक्स खड़े हैं जो अंदर आना चाहते हैं, सामान लेकर आ रहे हैं। ये वो ट्रक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गाड़ियों का लंबा काफिला इंतजार में है कि बॉर्डर खुले तो हम दाखिल हो, लेकिन बॉर्डर बंद है।
अगली तस्वीर दिखाई। इस बीच बॉर्डर पर देख रहे हैं ये लोग जो पहुंच रहे हैं, जो इंतजार में है, देख रहे हैं सामने गेट है, गेट पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि इजिप्ट का बॉर्डर खुल जाए तो हम अंदर एंट्री कर पाए, लेकिन इजिप्ट ने बॉर्डर बंद कर दिया। मुस्लिम मुल्क साथ तो खड़े हैं, लड़ने को भी तैयार है, लेकिन किसी को रखने को तैयार नहीं है। और ये देखिए इस बीच इजराइल ने इजिप्ट बॉर्डर पर धमाका कर दिया जहां लोग इंतजार कर रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर जो लोग फिलिस्तीन में रह रहे हैं और जो जाना चाहते हैं वो दरअसल उन्हें मुस्लिम देश क्यों नहीं स्वीकारने को तैयार है? जो लड़ाई करने को तो तैयार है लेकिन इन्हें रखने को तैयार नहीं। इजराइल के पलटवार से फिलिस्तीन संकट में, उत्तरी गाजा खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 5 लाख फिलिस्तीनी उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ चले गए। कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों को शरण देने को तैयार नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जॉर्डन का जो हिजबुल्लाह है वो बम तो फेंक रहा है इजराइल की तरफ, लेकिन जॉर्डन ने फिलिस्तीनी नागरिकों को शरण देने से इनकार कर दिया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने शरणार्थियों को खतरा बताया है। जॉर्डन के साथ ही मिस्र भी शरणार्थियों को आने नहीं दे रहा है। रेगिस्तान में, मिस्र के रेगिस्तान में रहने को, रखने को तैयार नहीं। मिस्र ने कहा है कि उनको उनकी मदद करने की अपनी सीमाएं हैं। 90 लाख फिलिस्तीनी प्रवासी पहले से मिस्र में रह रहे हैं। सूडान, सीरिया, यमन, लीबिया में भी फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज पहले से रह रहे हैं। जंग के बीच कोई भी देश शरणार्थियों को अभी शरण नहीं देना चाहता है, यह है हकीकत। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर भविष्य क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का? क्या भविष्य यह है कि ये 2 अलग मुल्क बन जाएं, या 2 अलग मुल्क बनने के बाद भी ये शांति से नहीं रह सकते? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब। समाधान कोई नहीं है, परंतु कुछ 50% कुछ थोड़ा बड़ा माहौल क्रिएट किया जाएगा, पर समाधान कोई कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, अगर पैलेस्टाइन का स्टेट बनना है, जो कि एक वाजिब डिमांड है, भारत भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी, यूएन भी, दुनिया भर कहते हैं पैलेस्टीन की स्टेट होनी चाहिए, तो इस मसले का समाधान बहुत ही मुश्किल है। और इस समय भी जो ये इजराइल गाजा पे वॉर कर रहा है, इसका भी कोई आउटकम नहीं है। इजराइल कितने हमस को कैसे निकाल देगा? 40,000 अगर हमस हैं फाइटर्स, एक आतंकी के पीछे करीब 5 सपोर्ट हार्डकोर होते, दैट मींस 2 लाख हमस हैं। अब 2 लाख हमस को मारने के लिए अभी भी आप देख रहे हैं, जब कोई भी बॉम्बिंग्स हो रही है, कुछ सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो करीब आधे सिविलियंस और आधे आतंकी मारे जाते हैं। तो अगर आपको 2 लाख आतंकी मारने हैं, यानी कि आपको करीब 4 लाख लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात देश की एक बड़ी खबर की। आज एक बड़ा फैसला आया समलैंगिक शादी को ना। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया कि समलैंगिक अपनी शादी की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि हमें भी देश में शादी का अधिकार दिया जाए, हमें भी रहने की आजादी है, तो हमारा एक राइट है कि हमें शादी का भी अधिकार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या आज फैसला आया, जरा रिपोर्ट देखिए। कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में आया है, हम खाली याद नहीं। अब आगे क्या? अब आगे ये कि हम जैसे आप जी रहे हैं खुले में, वैसे हम लोग भी खुले में जी पाए। शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी ह्यूमन राइट्स है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट को तो देना ही पड़ेगा। हमें दिखाइए इक्वालिटी कहाँ पर है। देश का लंबा इंतजार खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम लेकर आया, लेकिन जिसके लिए गम था उसके लिए उम्मीदें भी छोड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया, इसे गैर संवैधानिक बताया, इसे मूलभूत अधिकारों से बाहर रखा, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस बारे में सरकार विचार करे, क्योंकि कानून की व्याख्या का अधिकार कोर्ट को है, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद और सरकार को है। जो लीगलाइज की जो फाइट है या जो लड़ाई है, ये थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव सोसाइटी में लाने के लिए थोड़ा सा सब्र तो रहना करना ही पड़ता है। हमारी जंग जो है वो जारी है, हमें लड़ते रहना है। हर किसी का रवैया जो है, जो हमारे खिलाफ थे, उनका रवैया जो है वो एक दिन में बदलने नहीं वाला है। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है ताकि हम लोगों को ये बता पाएं कि प्यार आखिर में प्यार जीतता ही है। होप्स थी कि थोड़ा तो ऑल्ट्रेशन होकर हमारे तरफ फेवर में आ जाएगा, ऐसे नहीं था कि पूरा निराश होकर हम जाएंगे, बट एज वी से कि हम लोग फाइट कर रहे हैं पहले से, अभी भी करेंगे और करते ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो विल गो टू पार्लियामेंट एंड विल फाइट। स्ट्रगल यहाँ खत्म नहीं होता है। हमें अगर आज मिल भी जाता तब भी हमारा स्ट्रगल खत्म नहीं होता, वो एक विन होता, बट स्ट्रगल खत्म नहीं होता, तो स्ट्रगल तो चलता रहे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, और यह पूरी याचिका जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई के नेतृत्व में 5 जजों की यह बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट से समलैंगिक शादी की मांग की गई थी कि समलैंगिकों को अधिकार दिया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग की गई थी। स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जो अलग अलग धर्मों के लोग जिस एक्ट के तहत शादी करते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, और कहा गया था इसमें हमें भी
अधिकार दिया जाए ताकि समलैंगिकों को शादी की कानूनी मान्यता मिले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 21 याचिकाएं डाली गई। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार भी पक्षकार थे। सुप्रीम कोर्ट ने मई में इस पर सुनवाई पूरी कर ली थी। 10 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, यानी फैसला सुरक्षित कर लिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ का 3-2 से फैसला आया। बेंच की अध्यक्षता खुद सीजेआई चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। सरकार ने समलैंगिक शादी का विरोध किया था। सरकार ने कहा था कानून बनाना संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट को यह काम संसद के हवाले ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील पर मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं दी समलैंगिकों को। समलैंगिकों ने बच्चा गोद लेने का अधिकार मांगा था। केंद्र सरकार ने बच्चा गोद लेने का भी विरोध किया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी इसके खिलाफ था। आयोग ने कहा था कि इस तरह का प्रयोग ठीक नहीं है, इससे बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ेगा, बच्चे का भावनात्मक विकास भी प्रभावित हो सकता है। आयोग ने रिसर्च के आधार पर यह तर्क दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं इस पर। सिविल अधिकारों पर ध्यान देने को कहा गया है, यानी यह बताने का मकसद यह है कि जो समलैंगिक है उनकी कुछ मांगे थी। उनका कहना था कि उन्हें कुछ सिविल राइट्स दिए जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे सरकार को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो समलैंगिक के नागरिक अधिकारों के बारे में विचार करेगी। समिति उनके ज्वाइंट अकाउंट्स, पेंशन सुविधा देखेगी। ये उनको आपत्ति थी कि ये चीजें उनके लिए नहीं हो पा रही हैं। राशन कार्ड और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान देगी वो समिति। ये थी